जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, फूड प्रोडक्शन की कंपनीज है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन की जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एजुकेशन के एरिया के अंदर, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेज लेवल के अंदर तो बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यूनिवर्सिटीज लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटीज लेवल पे इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। एमबीबीएस के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें भी इसका स्कोप है, वहां पे भी हमें इसको अब जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वहां पे जहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग ड्रग्स, जितनी भी मेडिसिन जब डेवलप की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो वहां पे बायोकेमिस्ट्री के एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। बायोकेमिस्ट्री के एम्प्लॉय की जरूरत होती है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में अहम रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी रिसर्च इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहां पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, आप लोगों को एंड पे लास्ट सेशन पे जो है वो टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन बॉक्स में भी क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट जो वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। एक वास्ट डिग्री है पाकिस्तान के अंदर भी और इन वर्ल्ड के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। बायोकेमिस्ट जो होता है वर्क करता है ऑल लेवल्स एंड विद ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जो रिलेट कर रही होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सारी रिलेट करती है, वहां पे बायोकेमिस्ट से काम करता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन को वो तैयार किया जाता है, उसमें भी बायोकेमिस्ट का स्कोप होता है, बायोकेमिस्ट का वर्क होता है। बायोकेमिस्ट जो होता है वो स्टडी करता है केमिस्ट्री को, किस चीज की केमिस्ट्री को, लिविंग प्रोसेस सच है जिसके अंदर डेवलपमेंट आ जाती है, ब्रीथिंग आती है। वैसे साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स क्या चीज है, इसका क्या स्कोप है हमारी फील्ड के अंदर, ये जस्ट साइंटिफिक राइटिंग बायोकेमिस्ट्री तक ही महदूद नहीं है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री तक ही नहीं है, लेकिन ये इन दी वर्ल्ड हर एक फील्ड के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर साइंटिफिक राइटिंग की जरूरत है, ठीक है। साइंटिफिक राइटिंग का एक अहम रोल है, इसका एक अहम स्कोप है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये एक आर्ट है, इसमें देखते हैं साइंस क्या चीज है, व्हाट इज साइंस, मतलब जो भी हमारे पास थ्योरीज होती हैं या हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है, वहां से हमें जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पे रिसर्च करना, उन क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालने को ही साइंस कहा जाता है, ठीक है। उसके नॉलेज पे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हमने सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, उसी चीज को हम साइंस कहते हैं, एक नई चीज डेवलप करना। साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है? साइंटिफिक राइटिंग कि जो हमने थ्योरीज, पास्टुलेट, हाइपोथेसिस से जो क्वेश्चन हमें मिले थे, हमने उन पे रिसर्च की, और उन जो रिसर्च की जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को हमने एक रिपोर्ट के तौर पर तैयार करना। जो हमने वो रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें क्या है कि डाटा को एनालाइज करना, डाटा को हमने अरेंज करना है, जो हमने रिजल्ट फाइंड किए उनको हमने अरेंज करना है एक वन पेज पे, या जितनी भी हमारी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। उसी जो साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी होगी, उस रिसर्च को हमने जब लिखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, हम उसे साइंटिफिक राइटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि एक माइंड दिखाया गया है, एक माइंड के दो पार्ट है, एक पे है वो इंसान लेफ्ट ब्रेन, एक पे है राइट ब्रेन। एक तरफ है साइंटिस्ट, दूसरी तरफ है राइटर्स। साइंटिस्ट क्या होते हैं कि लेफ्ट ब्रेन में साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, लीनियर है, वो कहता है कि मैं एक लीनियर हूँ, एनालिटिकल पर्सन हूँ, रियलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं जानता हूँ कि आई नो एग्जैक्टली हु आई एम, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। साइंटिस्ट एक महदूद है कि उसने अपनी फील्ड के अंदर रह के ही काम करना है। साइंटिस्ट ने अपनी फील्ड के अंदर, या बिजनेसमैन है, जो भी इंसान है, उसने अपनी फील्ड के अंदर रह के एक एरिया के अंदर ही काम करना है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, वो अदर फील्ड्स के अंदर नहीं काम कर सकता। लेकिन जो राइट ब्रेन है, जो ग्रीन वाला दिखाएगा राइट ब्रेन, वो कहता है कि आई एम पैशंस, मेरे पास पैशन है, मैं कुछ न्यू कर सकता हूँ, कुछ न्यू चेंज लेकर आ सकता हूँ। वो कह रहा है कि मैं एक मूवमेंट हूँ, ठीक है, मैं बाउंडलेस हूँ, मैं बाउंड नहीं हूँ। साइंटिस्ट क्या है, वो बाउंड है अपनी फील्ड के अंदर, वो अपनी फील्ड से आउट नहीं जा सकता। लेकिन जो राइटर है
वो जा सकता है, वो हर जगह पे जा सकता है, वो एक न्यू क्रिएटिव करना चाहता है ना, न्यू चीज क्रिएट करना है, उसकी इमेजिनेशन जो है ना, वो कहता है कि मेरी इमेजिनेशन जो है ना वो एक आर्ट है, उसको मैं फील कर सकता हूँ, वो एक सेंस है, ठीक है। वो कहता है कि मेरे अंदर इतना स्पिरिट है कि मैं इस चीज को नई चीज में लेकर जा सकता हूँ, एक नई चीज क्रिएट कर सकता हूँ। यहां से आप अंडरस्टैंड कर लें कि आप लोग क्या हैं, आप लोग क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम एक लिमिटेड बनना चाहते हैं या मल्टी टैलेंटेड बनना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप साइंटिस्ट बनना छोड़ दें, आप अपनी फील्ड छोड़ दें, राइटिंग की तरफ आ जाइए, नहीं, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आप मेडिकली फील्ड, अपनी फील्ड के अंदर रह के आप राइटिंग स्किल्स को सीख सकते हैं। ये अगेन माइक ऑन हो गया किसी का। आप अपनी फील्ड के अंदर रहकर भी इस चीज को फाइंड कर सकते हैं कि क्या वो जो काम आपने करना है, जो आपने क्रिएट करना है, जो आपने राइट करना है, वो अपनी फील्ड के अंदर रह के भी फील कर सकते हैं। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, एक एक्स्ट्रा स्किल्स होती है जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन के अंदर एक ही स्किल्स नहीं, एक हम कहते हैं कि ये एक पर्सन को हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं कि इसके अंदर यार बहुत टैलेंट है, उसके अंदर वो टैलेंट कहाँ से आया, वो उसने अपने आप को ग्रूम किया, उसने अपने आप को उस काबिल बनाया, उसने एक ही चीज को फेस नहीं किया, उसने उन चीजों को फेस किया जो चीजें वो चाहता था, वो उसके अंदर पैशन था। अपने अंदर पैशन पैदा करें जिसकी वजह से आप एक ही जगह पे बाउंड नहीं, आप ओवरऑल इन दी वर्ल्ड कहीं पे भी इस राइटिंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं। आगे आते हैं कि एक ऑथर जो होता है, राइटर होता है, वो क्या चाहता है, वो जो राइट करता है वो क्या चाहता है, वो क्यों राइट करता है। ऑथर्स जो चाहता है वो ये चाहता है कि उसने जो राइट किया है, जो उसने लिखा है, जो उसने क्रिएटिविटी की है, जो मैंने लिखा है वो क्या चीज है, वो कहता है कि मैं इसको पब्लिश कराऊं जल्द से जल्द, मैंने इसको लिख तो लिया लेकिन अभी मुझे ये नहीं कन्फर्म ये चीजें सही है, अब उसने क्रिएट की एक नई चीज, नई थिंग्स, लेकिन वो इसको पब्लिश करवाएगा, उसकी कोशिश होगी इसको मैं जल्द से जल्द पब्लिश करवाऊं ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और मुझे फीडबैक आ सके, मुझे पता चल सके, मैं लोगों के फीडबैक से एक नई चीज जो है ना वो क्रिएट कर सकूं। ऑथर्स की ये वांट है, वो ये रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, वो कहता है कि मेरी जो एफर्ट है, मेरा जो हार्ड वर्क है, उसको जाना जाए, उसको पहचाना जाए, उसकी वैल्यू, उसके जो वर्क है, उसने जो एफर्ट किया उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ऑथर्स दूसरा काम क्या करता है, वो नेटवर्क बनाता है अदर रिसर्चर्स के साथ, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, उसने अपना तो काम किया है, वो कोलैबोरेट करता है दूसरे रिसर्चर्स के साथ, नेटवर्क क्रिएट करता है ताकि वो दूसरे रिसर्चर्स उसके साथ मिलकर ये काम का से एक नई चीज प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प कर सके, कंट्रीब्यूट करता है वो साइंस के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, ऐड करता है, प्रमोशन भी करता है इस चीज की। वाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, रीडिंग इसलिए, रीडिंग में क्या है कि हम एक चीज, जर्नल्स जो हमारे पास एक आर्टिकल होता है, रिसर्च पेपर, हम उसको रीड कर लेते हैं, हम उसको जब रीड करते हैं तो उसके जब इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि इसने किस चीज पे काम किया है, किस चीज पे वर्क किया है, क्या इसकी थिंक की, क्या चीज ये करना चाहता था। जब हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसने जो डाटा दिया है, इसने जो काम किया है, क्या वो रिसर्च से रेलिवेंट है या आउट ऑफ रेलिवेंट है, जो इसने रिसर्च किया है, जो इसके क्वेश्चन थे, वो उसके रिसर्च और क्वेश्चन का आपस में कोई लिंक है, रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें ये पता चल रहा होता है कि ये पर्सन जो है वो क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहा है। उसके बाद वो कहता है कि जो रिसर्च है, एडवांस रिसर्च, मतलब जो आने वाली फील्ड के अंदर, मतलब जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं, सर्च करते हैं तो हमें एक नई चीज मिलती है, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, या उसने जो एजुकेट किया है, उसकी जो फील्ड है वो ब्रॉडली है, या उसने जस्ट एक लिमिटेड एक चीज के अंदर ही काम किया हुआ है। और जो साइंस या जो उसकी रिसर्च है उसको वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, न्यू रिसर्च एरिया के, मतलब वो कहता है कि ये रिसर्च का एरिया जो है लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, इसको ब्रॉडली तौर पर हम लेके जाए, एक नैरोली बेस पे ना लेके जाए।
वो ये चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है कि जो एक पर्सन ने जो आर्टिकल लिखा है उसने ये चीजों को फॉलो किया है। हम जब इंट्रोडक्शन उसको पढ़ते हैं, हमें इंट्रोडक्शन के अंदर वो चीजें नजर आ रही थी, वो क्वेश्चंस नजर आ रहे थे जिस पे उसने काम किया होता है। जब उसका हम मेथड मटेरियल सारा काम देखते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि इसने उन चीजों के मुताबिक काम किया है या काम नहीं किया। हेल्प हेल्प यू फाइंड सुटेबल जर्नल्स। और सुटेबल मतलब हम कैसे फाइंड करते हैं, वो कहते हैं कि रिव्यू पेपर्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस जर्नल्स, मतलब जितने भी जर्नल्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस होती है या वहां से हमें आइडियाज भी आते हैं, वहां से हमें रिव्यू पेपर्स जो होते हैं उनके रिव्यूज भी मिलते हैं। ठीक है, जर्नल्स होते हैं ना, तो जर्नल्स पे एक रिव्यू पेपर भी मिल जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल के अलावा रिव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम पढ़ के जिनसे हम नए आइडियाज ले सकते हैं। द मोर यू रीड बेटर योर राइटिंग स्टाइल। जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी ही आपकी राइटिंग स्टाइल जो है, आपकी राइटिंग स्किल जो है ना, उस सीख मिलती जाएगी, आपकी वो स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप रीड करेंगे उतनी जो आपकी राइटिंग स्किल्स जो होते हैं वो ग्रूम होती जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, हम कैसे रीड कर सकते हैं एक जर्नल आर्टिकल को। सिर्फ जर्नल आर्टिकल नहीं, कोई नहीं, कि दुनिया की कोई भी चीज हम रीड कर रहे हैं इसलिए रीड करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है। हम अगर एक न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर रीड क्यों करते हैं कि हमें इसमें से क्या हमारे काम की चीज है, हमारे मतलब की कोई चीज है इसके अंदर, तो उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरह से हम वो चीजों को फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक स्कैनिंग एक स्किमिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग। आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज का इशू दोबारा आ गया। आ रही है आवाज? आ रही है आपकी आवाज? चले ठीक हो गया। यस सर, आ रही है आवाज। ऑफ कर दे अपना माइक। स्कैनिंग एंड स्किमिंग। स्कैनिंग क्या है कि एक चीज जो हमने पढ़नी है, ठीक है, एक चीज का हमने रिव्यू करनी है, उसमें से क्या चीजें हमें, स्कैनिंग वाला पर्सन जो है वो दो पर्सन है, एक स्कैनिंग और स्कीमिंग। जो स्कैनिंग वाला पर्सन है उसने क्या करना है कि जो आर्टिकल है उसको उसने विद इन टेक्स्ट उसने रीड करना है, पढ़ना है, पूरा आर्टिकल पढ़ना है, उसका रिव्यू करना है। उसने उसने अपने आर्टिकल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीजों को पिक करना है। उसने स्कैनिंग वाला पर्सन जो पूरा आर्टिकल रीड करता है, उसके अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इमेज वगैरह और टेक्स्ट वगैरह जो भी उसने कंटेंट्स लिखा होता है एक आर्टिकल के अंदर, उस चीज को रीड करना है। उस चीज को रीड करके उसमें जो मोस्ट इंटरेस्टेड चीज होती है, उसके इंटरेस्ट की चीज होती है, वही वर्ड्स, वही पैरास उसने वो पिक कर लेने होते हैं, उसने एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी होती है। ठीक है, तो स्किमिंग वाला पर्सन क्या कर रहा है, स्कीमिंग वाला पर्सन क्या करता है, तो वो ओवरव्यू करता है किसी भी चीज का, वो ओवरव्यू करता है। किस तरह से ओवरव्यू करता है, उसका काम क्या है, उसने क्या करना है कि जो टेक्स्ट है, जो आर्टिकल है, उसको ओवरव्यू करना है, मुकम्मल विद इन टेक्स्ट रीड नहीं करना उसने। किसी ने, चलो जो भी ये मैसेज ना करें काइंडली, अभी फ्री टाइम में आपको टाइम देंगे, उसके बाद आप डिस्कशन करना कि स्किमिंग ने क्या करना है कि एक आर्टिकल का रिव्यू करना है। ठीक है, उसने रिव्यू करना है, उसने मुकम्मल आर्टिकल को विद इन टेक्स्ट नहीं पढ़ना, उसने जस्ट अपने काम के अपने मतलब की चीज पढ़नी है कि उसको लेवल जो होता है उसका हाई होता है। उसने क्या करना है कि स्कोप देखना है इस चीज का, और उसने देखना है कि इस चीज को हमें जो इस आर्टिकल के अंदर हमारे लिए काम की चीज क्या है। ठीक है, उसमें उसने कहना है कि विद इन टेक्स्ट के अंदर उसने जब जाना ही नहीं है तो उसने क्या करना है कि स्टार्ट देखना है और एंड देखना है। एक पेज है, एक पेज को उसने फर्स्ट पैराग्राफ देखना है और लास्ट पैराग्राफ देखना है, उसी में से उसने अपने आइडियाज, अपनी थिंग्स, अपने इंटरेस्ट की चीज को पिक कर लेना है कि उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन उसने वहां से अपने की पॉइंट जो होते हैं वो समरी से ही, डिस्कशन से, लास्ट पैराग्राफ से और स्टार्ट से उसने पिक कर लेने होते हैं। ये दो वो स्टेप्स हैं
आपने ये डिसाइड करना है कि आपने फर्दर क्या काम करना है। फर्दर जो आपने चीजें, आपने की पॉइंट्स जो फाइंड किए थे वहां से, उस पॉइंट्स आपने की पॉइंट्स को देखना है कि उनको समझना है कि आपने क्या काम करना है नेक्स्ट। आपके मतलब की चीज क्या है उसमें से, ठीक है। आपने जो रीडिंग की है, स्कीमिंग की है, स्कैनिंग की है, वहां से आपने की पॉइंट्स अपने पिक किए हैं। उन जब की पॉइंट्स को आपने पिक कर ले तो आपको समझ आ जाएगी कि आप नेक्स्ट करना क्या चाहते हैं, आपके आइडिया क्या है, आपकी थिंक क्या है, आपकी सोच क्या है। वहां से आप इस चीज को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग स्ट्रेटजी, जर्नल आर्टिकल के अंदर। वो जो पीछे आपको एक स्टेप बताया है वो जनरल है, ठीक है। वो आपने हर चीज को जब रीड करना है तो उसके हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे आपको जर्नल्स जो आर्टिकल्स हैं उनको रीड करने के लिए जो आपको स्टेप हैं वो कैसे होने हैं, ठीक है, वो क्या चीजें हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सबसे पहले चीज आती है वो ये है कि रीड टाइटल। जो हमने उस चीज को रीड करना है, हमारे पास एक आर्टिकल है, हमने इसको रीड करना है, तो उसमें सबसे बेसिक चीज, सबसे पहले चीज हमने क्या जो है वो देखनी है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है, रीड करना है टाइटल। टाइटल के बाद देखना है अब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये दो कॉमन चीजें हैं जो एक आर्टिकल के अंदर, जो एक पेपर के अंदर सबसे पहले हमने रीड करनी है, पढ़नी है, ठीक है। उन्हीं चीजों को पढ़ के हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जो नॉलेज या जो टॉपिक है उनका हमने वो नॉलेज जो है ना वो सेल्फ असेस करना है। जो हमने वो नॉलेज को जांचना है खुद की बेस पे, ऑन बिहाफ ऑन हार्ट ऑन हिज सेल्फ, ठीक है। अपनी मदद पे आप पे आपने ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपने करनी है, आपने क्रिएट करनी है, कोई चीज आपने रिसर्च करनी है, तो उसको आपने नतीजा जो लेकर आना है, चीज को समझ के, एब्स्ट्रैक्ट को, टाइटल को जो समझना है वो आपने अपनी बेस पे समझना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि जो जर्नल्स के अंदर आर्टिकल्स का जो दूसरा स्टेप है रीड करने का, रीडिंग का, उसमें रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या है कि हमने रिजल्ट से कैसे आइडियाज ले सकते हैं। रिजल्ट से हमने लेना है कि जो गो थ्रू होना है हमने टेबल से और फिगर से, इन दो चीजों से हमने ऐसे गो थ्रू होना है कि हमने इन चीजों से वो चीजें पिक करनी है कि इसने जो रिजल्ट फाइंड किए हैं क्या वो रिजल्ट वो सही है, ठीक है। मतलब जो रिजल्ट उसने, जिसके मुताबिक उसने रिसर्च की है, ठीक है, जिसके मुताबिक उसने रिसर्च की है वो उसके रिजल्ट आ गए, वहां से हमने वो चीजें पिक कर लेनी है जो हमारे काम की चीजें हैं, उसके रिजल्ट्स को हमने उठा लेना है। हमारे काम के हैं, हमारी फील्ड के हैं, हमारे टॉपिक से रिलेट चीजें हैं, तो हमने उससे रिजल्ट्स को पिक करना है, उसमें से अंडरस्टैंड करना है, हमारे काम की चीज जो है वो पिक करनी है। उसके बाद रीड डिस्कशंस। जो हर आर्टिकल के लास्ट पे कंक्लूजन और डिस्कशंस, ये दोनों में से एक होता है, ठीक है। उसको हमने रीड करना है। उसको रीड करना है कि जो डिस्कशन है कि जो इसने काम किया है, ठीक है, जो इसके रिजल्ट हैं वो इसके अकॉर्डिंग है, जो इसने फाइंड करना था उसके मुताबिक है। कि वो जो डिस्कशन होती है उस डिस्कशन के अंदर सिर्फ यही चीज को डिस्कस किया जाता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके रिजल्ट्स जो फाइंड करने थे उसी के मुताबिक आए या एक न्यू चीज आई है। अगर तो आपके एक्सपेक्टेड आए हैं रिजल्ट तो आपने वो चीजें लिखनी है। अगर अनएक्सपेक्टेड चीज आई है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं तो वो लिखने होते हैं। तो उसमें से हमने रीड करना है, उन चीजों को हमने पिक करना है। तो वहां पे जो हमारे काम का डाटा है हमने उन चीजों को उठा लेना है, की पॉइंट्स उठाने हैं। पूरा डाटा नहीं उठाना होता, जस्ट की पॉइंट्स हमने उठाने होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन हमने देखना है। इंट्रोडक्शन तो हमने देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि हम एक आर्टिकल जब रीड करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर वो चीजें लिखी होती हैं कि जो उसने रिसर्च की है, जिस पे उसने काम किया है। इंट्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है कि जिस टॉपिक पे, जिस चीज पे वो काम कर रहा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके काम के बारे में, वो क्या उसके अंदर करना चाहता है, वो क्वेश्चन हम होते हैं। वहां से हमें की पॉइंट जो है ना वो उठाने होते हैं, पिक करने होते हैं। मेथड सिर्फ तभी आपने पढ़ना है, मतलब तभी पढ़े जब अगर नेसेसरी हो तो, ठीक है। मेथड इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पढ़ना है तो अगर आपको जरूरत महसूस हो कि आपने किसी भी आर्टिकल का मेथड रीड करना है तो तब आप मेथड को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच वन इज साइंटिफिक। इन दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में साइंटिफिकली क्या काम, क्या चीज है, साइंटिफिक क्या है इसमें, इसके अंदर साइंस क्या है। कि पहला क्वेश्चन है को व्हाट इज द सम ऑफ 4 नाइन्स। 4 नाइन्स का सम क्या है। ये सभी चीजों, सभी लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 36 है, इसमें तो कोई साइंस ना हुई। ठीक है, मेरे मुताबिक जो साइंस है वो इस चीज में है कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 4 नाइन्स। आपने 100 कैसे लेना है 4 नाइन से। ठीक है, इस चीज को हमने साइंस है, हमने एक नई चीज डेवलप करनी है ना, हमने तरीका करना है कि हम यार कैसे कर सकते हैं, हमने उस चीज की सोल्यूशन फाइंड करनी है। साइंस का मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है कि यही है कि किसी चीज के अंदर न्यू चीज लेके आना, उसको समझना, उसके सोल्यूशन को फाइंड करना। जिस चीज का हमें पता चल गया, पता है पहले हमें उसमें से कुछ सीखने को नहीं मिला, तो वो तो हमें साइंस ना हुई। जिस चीज को हमें समझने में टाइम लगे, जिस चीज को हमें रिसर्च किए बगैर ना समझ सके, जिस चीज को हमें रिसर्च किए करें तो हमें समझ आए, उस चीज को हम कह सकते हैं कि ये एक साइंस है। हर चीज के पीछे एक साइंस होती है, हर स्टेप के अंदर, हर वर्ड के अंदर एक टाइप होती है। ठीक है, एक साइंस है जिसकी बेस पे पूरी दुनिया चल रही है। इसके टाइप्स हैं। अब जो रिसर्च आर्टिकल की तरफ आते हैं कि जो रिसर्च आर्टिकल होता है, ठीक है, एक पेपर होता है, आर्टिकल होता है, पेपर होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती है। उसकी बेसिकली जो बेसिक टाइप्स होती है वो दो टाइप्स होती है, प्राइमरी लिटरेचर और सेकेंडरी लिटरेचर। प्राइमरी लिटरेचर में क्या है कि प्राइमरी लिटरेचर वो आती है जो ओरिजिनल रिसर्च, ओरिजिनल काम है जो आपने किया है, जो एक रिसर्चर ने काम किया है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो चीज डेवलप की है, जो चीज मैन्युफैक्चर किया है, नई चीज लेकर आया है, उसने काम किया है, उस चीज को कहते हैं कि ये प्राइमरी लिटरेचर है, ये ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल रिसर्च है। सेकेंडरी लिटरेचर क्या है कि सेकेंडरी लिटरेचर ये चीज है कि जो पहले से मौजूद है, रिव्यू आर्टिकल करना, मतलब जो पहले से आर्टिकल्स मौजूद है उनको रिव्यू करना, उनका रिव्यू करना, हमने उनको पढ़ना। ठीक है, उनको पढ़ना, आर्टिकल्स हमारे पास काफी होंगे, उनको हमने पढ़ना है, उनमें जो ऑलरेडी डाटा किया दिया होगा, उन डाटा से हमने जो चीजें पिक करनी है, जिस पे हमारी सोच है, हम इस चीज पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक आपने उस डाटा को, उस आर्टिकल्स को रीड करना है, वहां से हमने कहा जो डाटा पिक करना है। ठीक है, उन डाटा को पिक करना है, उसको अरेंज करना, रीअरेंज करना। ठीक है, रीअरेंज करना, उसका एनालाइज करना। ठीक है, उन चीजों को क्या है कि वो जब एनालाइज कर रहे हैं, हम पहले से मौजूद चीज को, उसको हम एक रिव्यू का नाम देंगे, रिव्यू आर्टिकल का नाम देंगे। ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल वो होता है कि जो हमने काम किया है, खुद से काम किया है। ठीक है, किसी की चीज पिक नहीं की, खुद की रिसर्च की है, तो हो उसको हम प्राइमरी लिटरेचर या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल कहेंगे। और जो सेकेंडरी लिटरेचर है, सेकेंडरी लिटरेचर हम उस चीज को कहेंगे जो पहले से मौजूद चीज थी, उस चीज को हमने फाइंड करना। ठीक है, उस चीज को एनालाइज करना होता है। कि डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर, साइंटिफिक पेपर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च की, उसने रिसर्च की तो उसे अब काम तो कर लिया। ठीक है, उसने काम कर लिया, उसने नई चीज डेवलप भी कर ली, उसने सारी चीज कर ली, उसने एक उसको रिपोर्ट भी तैयार कर ली। अब उस वो ये चाहता है कि मैं इसके थ्रू जो रिसर्च किया इसके थ्रू दूसरे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो दूसरे साइंटिस्ट है उनकी उनके साथ कम्युनिकेट करूं, जो मेरे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, जो मैंने रिसर्च की है वो उसको कंट्रीब्यूट कम्युनिकेट करूं दूसरे साइंटिस्ट के साथ। तो उसको मतलब एक साइंटिस्ट की रिसर्च को दूसरे साइंटिस्ट की रिसर्च से मतलब कम्युनिकेट करने का जो रास्ता है, जो वे है, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल। साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल ही होता है जिसके थ्रू हम दूसरे साइंटिस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जहां से हमें पता चल सके कि हमारी रिसर्च किस चीज पे थी, हमारी रिसर्च में क्या फैक्ट्स हैं, क्या नई चीज डेवलप हुई है। ठीक है, हमने जो रिसर्च की उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उससे हमें कैसे रियलाइज होता है, उसको वैल्यू का कैसे पता चलता है। वो जो हमने रिसर्च की होता है, रिसर्च आर्टिकल होता है, वो हमने लिख लिया, उसको एक रिपोर्ट तैयार कर ली। ठीक है, उस रिपोर्ट को हमने जर्नल्स तक लेके जाना है।
ठीक है, जर्नल्स तक लेके जाना है जो इन दी वर्ल्ड पब्लिश हो सके। जर्नल्स के थ्रू आपकी रिसर्च जो होती है, आपका रिव्यू पेपर होता है, आपकी ओरिजिनल रिसर्च होती है, वो जर्नल्स के थ्रू इन द वर्ल्ड जाती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड पब्लिश होती है, ठीक है, उनके थ्रू जैसे वो पब्लिश हो, अगर आपकी रिजल्ट्स उस मुताबिक हुए, ठीक है, उतने इफेक्टिव हुए, तो ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, जर्नल से इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, जितने लोग पढ़ेंगे, जिसने उसको रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो आएगा, उस इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे आपको ये पता चल जाए कि आपका जो आर्टिकल था, आपका जो रिजल्ट है, वो कितने वैल्यूएबल है, उसकी ट्रू वैल्यूज क्या है, ठीक है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने खास चीज हमने डेवलप की है। अदरवाइज विदाउट हमने जो रिसर्च कर ली है, तो हमें उसको जर्नल तक नहीं लेके जा रही, तो वो हमारी ये कमजोरी, हमारी रिसर्च बेस जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा ये चीज हमने सही फाइंड की है, इसके रिजल्ट सही है या इसके रिजल्ट नहीं सही है, ठीक है, उसको हमने दूसरे साइंटिस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें जर्नल्स के थ्रू, जर्नल्स ऐसा लिंक, जर्नल्स के जरिए हम दूसरे साइंटिस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, हमारी रिसर्च की जो वैल्यू है उसको समझ सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, एक पेपर है, हमने रिसर्च या आर्टिकल लिखना, उसका फॉर्मेट क्या है, इसको मैं ये पढ़ता हूँ कि इमरेज इंट्रोडक्शंस, मेथड, एब्स्ट्रैक्ट्स, डिस्कशंस, रिजल्ट, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है इन चीजों का, ठीक है, इसको शॉर्ट एब्रीविएट लिखिए है कि हमने इंट्रोडक्शन तो लिखना है, एक दो तरह के पेपर होते हैं, एक शॉर्ट पेपर होता है, एक फुल लेंथ पेपर होता है, ठीक है, फुल लेंथ पेपर में फुल डिटेल होती है, पूरी आपने डिटेल देनी होती है, कि इसमें देखें कि एक आर्टिकल पेपर हमने लिखना है, उस पेपर के अंदर ये चीजें हमने लिखनी है। पहले चीज है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में व्हाई आस्क दिस रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन वाज स्टडीज। इंट्रोडक्शन का मतलब है व्हाई, आप क्यों काम करना चाहते हैं, आप किस चीज, आपने जो क्वेश्चन थे, आपने जो पीछे थ्योरीज ली थी, जो आपने पास्टुलेट्स पढ़ी थी, वहां से हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे, जिससे हमें आइडिया मिला था कि हमने इस चीज पे काम करना है, इस चीज पे रिसर्च करनी है, इस चीज के बारे में जांचना है, तो उसका मतलब ये है कि उस चीज को हमने जब रीड करना है, तो हमने लिखना है कि व्हाई, हम काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज को क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं, उसको इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें लिखनी है। मेथड क्या है, आर्टिकल के अंदर लिखा होता है मेथड, ठीक है, मटेरियल एंड मेथड लिखा हुआ, ठीक है, मेथड क्या है, जो हमने काम किया, जो हमने रिसर्च की, वो कैसे की, ठीक है, जो मैंने पीछे बताया कि आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या करते हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, एक चीज के अंदर उसको अप्लाई करना है, उसको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि टेक्निक्स, ठीक है, मतलब मेथड भी यही है कि व्हाट डिड आई डू, हाउ वाज प्रॉब्लम स्टडी, मैंने कैसे किया, मैंने वो तरीका लिखना है, काम लिखना है। देखिए जर्नल से एक सिंपल से एग्जांपल दे दो कि एक मकान है, हम मकान तैयार कर रहे हैं, मकान हम सोचें कि मकान तैयार हो जाए, हम बोलेंगे मकान तैयार हो जाए, मकान तैयार नहीं होगा, उसको हम करेंगे, ठीक है, उसको करने के लिए क्या होगा, एक मिस्त्री की जरूरत है, ठीक है, उसको एक मिस्त्री ही मकान को खड़ा करेगा, ठीक है, हम हमारे कहने से तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो सोचा, हम कहेंगे हम साइंटिस्ट हैं, हमने कह दिया कि जी खड़ा हो जाए, हम सिविल इंजीनियर हैं, हम फलां इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हमने मकान को कहा कि खड़ा हो जाए, मकान खड़ा नहीं होगा, अगर मिस्त्री उसको करेगा, उसके पास टेक्निक है, आप खड़ा करेंगे वो गिर जाएगा, आप अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने मकान को तैयार करने के मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने उस चीज को टेक्निक के साथ किया, वो टेक्निक किया, हमने मेथड के अंदर ये चीज लिखनी है कि हमने ये किस तरह से किया, ठीक है। अब आता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट में दो चीजें होती हैं, ठीक है, पहले देखेंगे व्हाट डिड आई फाइंड, व्हाट आर फाइंडिंग्स, रिजल्ट थे, हमने जो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े थे, जहां से हमने आइडियाज लिए थे, जहां से हमने देखा था, पढ़ा था, तो वहां से हमने उनके रिजल्ट्स भी देखे थे, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, जो हमने फाइंड किया है, जो मैंने फाइंड किया है, उस चीज को हमने उसके साथ कम्युनिकेट करना है कि ये चीजें जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, उनका वो सेम आए हैं या नई चीज आई है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, हमने वो रिजल्ट्स लिखने हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आने हैं, जो हमने वर्क करना है, जो हमारा हमने काम करना है, उस चीज को हमने लिखना है, ठीक है, उसको हमने लिखना है, उसके रिजल्ट्स लिखने हैं हमने।
डिस्कशन में आते हैं कि डिस्कशंस के अंदर लिखना है। रिजल्ट के अंदर क्वेश्चन ये पैदा कर व्हाट, क्या मिला, हमने ये काम किया हमें क्या मिला। डिस्कशन के अंदर आपने वो चीजें लिखनी है, वो चीज डिस्कस करनी है। ये वो बहस नहीं होती जो दो लोगों के दरमियान बहस आपने लिख देनी है कि उसी के मुताबिक बहस लिख देनी है, दो लोग जैसे बहस करते हैं किसी चीज को नहीं। जो इसमें वो चीजें लिखनी है, इसको आपने साइंटिफिकली लिखना है, जनरल नहीं लिखना, साइंटिफिकली लिखना है कि आपने जो डिस्कशन करनी है, जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, जो आपने फाइंड किया है वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड है तो आपने लिख देना कि जो हम चीज फाइंड करना चाहते हैं उसी के मुताबिक आई है। अगर अनएक्सपेक्टेड आ रही है तो आपने लिखना है कि वाई, क्यों अनएक्सपेक्टेड आई है। रिजल्ट्स लिखने हैं, उस बारे में लिखना है कि क्यों आई, वजह लिखनी है आपने। फुल आर्टिकल, फुल लेंथ पेपर जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। फुल लेंथ आर्टिकल्स के अंदर सबसे मेन बेसिक चीज आती है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि टाइटल्स, जो हमने एक आर्टिकल्स लिखना है, पेपर लिखना है, ठीक है, उसका हमें टाइटल्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आप पूरा डाटा लिख लेते हैं, ठीक है, आपको टाइटल समझ नहीं आती, आपको पता नहीं होता टाइटल कैसे लिखना है, हमें पता नहीं होता टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल लिखने की कुछ खास बेसिक्स होती है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि टाइटल एक चीज है, स्पेसिफिक चीज लिखनी होती है टाइटल के अंदर, समराइज करना है रिजल्ट्स को, आई कैचिंग को, ठीक है। इन चीजों को कैसे करना है, तो उसने कहा स्पेसिफिक इनफ, मतलब वो चीज आपने लिखनी है, वो डिस्क्राइब करनी है, वो कंटेंट लिखना है जो नॉट सो टेक्निकल, जो टेक्निकल तो नहीं है लेकिन दैट ओनली स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट विल अंडरस्टैंड, मतलब आपने सिर्फ वही डाटा लिखना है जो स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है, जो समझ आ सकती है, वो आपने टाइटल के अंदर वो चीज लिखनी है। ठीक है, समरीज लिखनी है, समरीज लिखनी है, रिजल्ट इज मोर इफेक्टिव, मतलब ऐसी समरी लिखनी है, टाइटल की टाइटल बनाना है उसको समरी कहते हैं, उसको हमने ऐसी समरी लिखनी जो आपके रिजल्ट को फाइंड कर इफेक्टिव कर सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि एक आर्टिकल के टाइटल के नीचे लिखा होता है ऑथर्स। ऑथर्स क्या होते हैं, ऑथर्स कैसे होते हैं, मतलब वही 3 4 5 नाम लिखे होते हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि रिसर्च किसने की है, सब ने की है या एक ने की है या मेन आइडिया किसका है। ठीक है, तो जो ये चीजें होती हैं ऑथर्स के अंदर लिखते हैं, वो चीजें मतलब वो चीजें वो लोग लिखे जाते हैं जिसने काम किया, हु डिड द वर्क, किस मतलब जिसने काम किया। ठीक है, रॉट द पेपर, मतलब उसने जो पेपर लिखा, मतलब जिसने काम किया, जिसने पेपर किया, उसका वो फर्स्ट ऑथर होगा। ठीक है, जिसका आइडिया होगा, जिसकी रिसर्च होगी, जिसका पेपर होगा, वो फर्स्ट ऑथर्स होगा। और उसके बाद जो पर्सन का नाम लिखा होता है, मतलब वर्क एंड रोड द आर्टिकल का पेपर का मतलब ये है कि मतलब जिसने काम किया है उस वो फर्स्ट ऑथर है। ठीक है, और को ऑथर्स वो होते हैं कि जो जिसने इसके साथ मिलकर काम किया। ये दोबारा से आगे आप इसको जो है वो अनसीन करें, ठीक है, आप बात सुने, आपकी इंपॉर्टेंट काम है आपको बात सुनना, ठीक है, इस चीज को आप अनफॉलो कर दें कि ऑथर्स के साथ को ऑथर्स होते हैं, उसका मतलब ये है कि उसके साथ कंट्रीब्यूशन की, जिसने उसके साथ कंट्रीब्यूशन की उसके हम को ऑथर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑथर्स के पीछे जो नाम लिखे होते हैं 3 4, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसने कंट्रीब्यूशन की होती है इसी काम के अंदर। अब्स्ट्रैक्ट, तीसरा ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, आर्टिकल के पहले पेज पे 3 चीजें होती हैं, टाइटल, ऑथर्स, अब्स्ट्रैक्ट। अब देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट में क्या है, जस्ट 1 सेकंड। चले भाई, जो मर्जी आप कर, आप अपने आप को शो कर रहे हो कि आपकी परवरिश किस तरह से हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते।
आपको कुछ बोलेंगे हम अपनी ही जुबान को बुरा कहेंगे, हम अपने आप को बुरा कहेंगे। आपने जो करना है आप कर ही जाए, हम हमारा काम है, हम वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्ट का। अब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त आपने ये चीज जहन में लिखनी है कि इसके अंदर कोई एब्रीवेशन नहीं लिखनी, कोई भी किसी भी किस्म की कोई एब्रीवेशन नहीं लिखनी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई एब्रीवेशन आपने नहीं लिखनी, ठीक है। इसमें जो चीज आपने डिस्क्राइब करनी है वो है कि एक समरी लिखनी है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है एक समरी लिखनी है, ठीक है। जो आपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो आपने काम किया है, ठीक है, जो आपने काम किया उसकी एक समरी लिखनी है, शॉर्ट समरी लिखनी है। मैक्सिमम मैक्सिमम 100 टू 200 इतने वर्ड्स के अंदर आपने लिखनी है, इतने वर्ड्स के अंदर लिखनी है। उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन भी देना है, आपने रिजल्ट भी देने हैं, आपने डिस्कशन भी करनी है। इन्हीं चीजों को आपने समराइज करना है जस्ट 200 वर्ड्स के अंदर, मैक्सिमम 200 वर्ड्स के अंदर। इसके अंदर आपने वो डिस्क्राइब कर देना है मेथड को और रिजल्ट को। आपने जो तरीका लिखा है उस वो मेथड है जिसके जरिए आपने काम किया और जो आपके पास रिजल्ट्स आए, ठीक है, उस चीज की समरी आपने तैयार करनी है। उसके हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसका हम अब्स्ट्रैक्ट का नाम देंगे। तीसरा ऑप्शन आता है इंट्रोडक्शन का। आर्टिकल के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो वहां पे आता है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन वही चीज है, बार बार वही चीज आ रही है कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, सोल्यूशन प्रपोज, रेलिवेंट लिटरेचर जो आपने टॉपिक लिया है, ठीक है, जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना। जो हमारे क्वेश्चन थे, हमारी चीजें थी, हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसके बारे में हमने काम करना था, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। उसके बारे में रेलिवेंट लिटरेचर लिखना है, रेलिवेंट डाटा लिखना है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। फोर्थ स्टेप आता है मटेरियल एंड मेथड। मटेरियल क्या चीज है? मटेरियल वो लिखते हैं कि जो चीजें आपने इस्तेमाल की, रिसर्च करते वक्त, आपने अपना काम करते वक्त जो चीजें इस्तेमाल की, उस चीज को हम मटेरियल्स का नाम देते हैं, ठीक है। मेथड क्या है? मेथड हमने वो है कि जो मेथड जिसके जरिए हमने काम किया। इसमें सैंपलिंग स्ट्रेटजी आती है, एक्सक्लूजन आता है, इंक्लूजन आता है, रिसर्च डिजाइन आता है। ये चीजें हैं कि किस तरह से हमने की। मतलब इंफॉर्मेशन वो लिखनी है कि जो अनदर दूसरे साइंटिस्ट मतलब अलो की हो, किसी दूसरे, मतलब हमने वो चीज मटेरियल मेथड के अंदर लिखनी है जो अदर साइंटिस्ट ने अलो की हो टू रिपीट एक्सपेरिमेंट, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। उसी चीज को हमने लिखना है, वही इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। और मटेरियल मेथड्स के अंदर ये चीजें हैं कि जो हमारे पास हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। जो मेथड हमने लिखा है वो हेल्पफुल हो सकती है। उसके अंदर क्या चीजें ऐड करने की जरूरत होती है मटेरियल मेथड के अंदर? डायग्राम्स, ठीक है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स टू एक्सप्लेन मेथड, ठीक है। डायग्राम्स और ये चीजें जो लिखी जाती है वो चीजों को, वो मेथड को यूज किया जाता है, वो मेथड यूज किया जाता है। जो हमारे डायग्राम लिखे, हम टेबल बनाएंगे, जो फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, उन चीज वो हेल्पफुल होती है, उस मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैसेज ना करें चैट बॉक्स के अंदर काइंडली। मटेरियल मेथड हो गया। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट्स में क्या लिख सकते हैं हम, रिजल्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में क्या चीजें लिखते हैं? वो चीज लिखी जाती है जो आपने फाइंड की, जो आपने रिसर्च की थी उसका रिजल्ट क्या है, उसने जो काम किया था आपने उसका नतीजा क्या आया, ठीक है, वो आपने लिखना है। समराइज करना है मेन फाइंडिंग्स को,
इंडेक्स के अंदर जो आपने काम किया था उसकी जो फाइंडिंग्स रहेगी, जो मेन फाइंडिंग होगी, जो खास चीज होगी, आपने सिर्फ उसी चीज को लिखना है। तो इसके अंदर मतलब देखें कि यूज ग्राफ एंड टेबल्स, अगर यूज ग्राफ और टेबल सिर्फ तब लिखें अगर जरूरी हो तो, ठीक है। लेकिन समराइज करें मेन हेडिंग्स को, मेन हेडिंग्स के आपने फोकस करना है कि जो आपने फाइंड की है, मेन चीज फाइंड की है, उसी चीज को आपने समराइज करना, आपको फोकस इसी चीज पे होना चाहिए रिजल्ट्स को लिखते वक्त। अगर डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं टेबल्स के अंदर या ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो हमने टेबल्स के अंदर या ग्राफ के अंदर डाटा लिखना है, तो हमने उसकी हेडिंग देनी है कि हम टेबल के अंदर क्या चीज लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, उसकी वो हमने हेडिंग्स देनी है। टेबल विदाउट हेडिंग के टेबल नहीं बनाना, कि उसे हमने लिखना है कि टेबल के अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो उसको हमने स्टार्ट करना है, उसके लेबल करना है एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों लेबल करने हैं। विदाउट लेबल आपकी मिस्टेक निकल जाएगी, ठीक है, जिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपका पेपर, ठीक है। ग्राफ बनाते वक्त आपने उसकी हेडिंग्स देनी है, ठीक है, उसके साथ आपने एक्स एंड वाई को लेबल करना है, मतलब जो आपने ग्राफ बनाना है उसको लेबल करना जरूरी है, ठीक है। और रिजल्ट के अंदर नेक्स्ट आते हैं कि डिस्कशन का प्रोसेस है। डिस्कशन का प्रोसेस देखें कि समराइज योर थॉट, समराइज योर थॉट, रिजल्ट लेट, रिजल्ट वर अनएक्सपेक्टेड। डिस्कशन क्या चीज है कि आपने जो सोच रखी थी, जो आपने सोच के आपने काम करना स्टार्ट किया, वो क्या थी, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि जो रिजल्ट्स हैं वो उसी के मुताबिक हैं जो आपकी सोच थी, जो आपने सोचा था कि ये चीज है और मेरे रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट आपके उसी के मुताबिक हैं, एक्सपेक्टेड आए हैं? अगर एक्सपेक्टेड आए हैं तो आप लिख दें कैसा, सेम लाइक माय थॉट, ठीक है। अगर अनएक्सपेक्टेड है तो आपने लिखना है कि क्यों अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं, उसकी वजह आपने लिखनी है, वजह को बयान करना है। और आपने डिस्कशंस के अंदर ये नहीं लिखना, रिजल्ट्स को हमने बहुत ज्यादा नहीं लिख देना, रिजल्ट को नहीं ही लिखना, ठीक है। रिजल्ट्स का एक पार्ट अलग है, डिस्कशन का एक अलग है, ठीक है। डिस्कशन के अंदर आपने शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट समरी लिखनी है, ठीक है। और ये कभी भी नहीं लिखना कि आपने फलां चीज ऐड कर ली, फलां चीज फाइंड की, फलां चीज ऐड नहीं, जस्ट आपने मेन फाइंडिंग, जो मेन समराइज की हुई चीज थी, आपने जस्ट उसी चीज को लिखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है। डिस्कशन तक तो हर बंदे को समझ आती है, रेफरेंस की भी समझ आती है, हर चीज को, लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, ठीक है। इसमें वो चीज आपने लिखनी हुई थी, फंडिंग एजेंट्स डिस्कसिंग और प्रोटोकॉल्स, आपको हेल्प किसने की, ठीक है। आपने जो रिसर्च की है उसमें हेल्प किसने की, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसने की, उन लोगों को थैंक्स बोलना है, ठीक है। इसका मतलब है आपने उन लोगों को थैंक यू कहना है, जिसने, जिस कंपनी ने, जिस इंडस्ट्री ने, जिसने आपने फंडिंग की है, उसको आपने थैंक यू कहना है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर ये चीजें लिखी जाती है। और जो रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस आपने वैसे लिखने होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है एक जर्नल की, जिस जर्नल के अंदर आपने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, ठीक है। उनकी आपने रूल्स देखने हैं, उनके रूल्स के अंदर लिखा होगा कि रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंस स्टाइल जो आपने वहां पे देखना, आपने अपने आर्टिकल का भी वही लिखना। हर जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही रेफरेंस लिखे जाते हैं, अपनी मर्जी से रेफरेंस हम सेट नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जिस जर्नल के अंदर इसको पब्लिश करवाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक हमने जो लिखने होते हैं ये रेफरेंसेस। अब देखते हैं कि हमने पढ़ तो लिया कि हमने रिसर्च की, हमने उसको लिखा, हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है। उसके टाइप से भी देख ली किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, लेकिन अब हमें गाइडलाइन नहीं है, हमें पता नहीं हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, हमने जो आर्टिकल राइट करना है वो कैसे लिखना है, उसके प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइन हमें होनी चाहिए। जो आपने जो आर्टिकल लिखना है, कंटेंट लिखना है, वो आपने व्हाई विल यू,
राइट कॉन्टेक्ट, आप क्यों लिख रहे हैं, आपने क्यों लिखना है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपने क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, वो उसकी पूरी की पूरी एक स्कीम तैयार की जाती है कि ये मैं डाटा लिखना है, ये मैं राइट करना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आता है कि नोइंग द ऑडियंस। जो राइटर होता है, राइटर की मेन बेसिक क्या होती है, मेन उसका काम क्या है, राइटर का मेन बेसिक ये काम है कि उसने देखना है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। जो राइटिंग स्किल्स है ना, उसका मतलब यही है कि आपने वो लिखना है जो जरूरत है, ठीक है। जो सच आपने की है, ठीक है, वो उसी तरह से आपने स्टाइल वो बनाना है कि लोगों को वो पसंद है, ठीक है। आपने मुश्किल वर्ड है, मुश्किल चीजें ऐड नहीं ऐड करनी, जस्ट वही चीज लिखनी है, ऑथेंटिक लिखनी है, इजी लिखनी है कि दूसरे लोगों को पढ़ने में मदद मिले, ठीक है। उसको इंटरेस्टिंग लिखे। राइटर सिर्फ वही चीजों को डिलीवर करता है जो लोगों को जरूरत होती है, ठीक। दूसरे स्टेप में आते हैं कि सिलेक्ट टॉपिक्स। हमने टॉपिक्स को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हम जितने भी जर्नल्स आर्टिकल्स पढ़ देते हैं, ठीक है, जितने भी जर्नल्स आर्टिकल्स पढ़ देते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो सोर्सेज हमारा बनते हैं कि जो हमने टॉपिक्स लेना है वो हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है। उनके जरिए हमें टॉपिक मिला, उनको हमने रीड किया, वहां से हमारे की पॉइंट्स मिले, ठीक है। उसे हमने की पॉइंट्स लिए, वो हमारे पास एक गिफ्टेड गुड आर्टिकल, हमारे पास एक टॉपिक सिलेक्शन का वो थ्रू होगा, जरिया होगा, जिसके जरिए हम सोर्सेज होंगे, जिसके जरिए हम एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सोर्सेज लिखने हैं आपने, आपने सोचना सोर्सेज जरूरी होते हैं। थर्ड स्टेप में देखते हैं, तो थर्ड स्टेप में आते हैं शेयरेबल आर्टिकल। शेयरेबल आर्टिकल क्या है कि इसके अंदर बेसिक चीजें आती है, यूनिक आर्टिकल, वैल्यूएबल, एंगेजिंग आर्टिकल, ठीक है। यूनिक आर्टिकल क्या है कि यूनिक आर्टिकल आपने जब आर्टिकल लिखना है, गाइडलाइंस है ना, आपने जब आर्टिकल लिखना है तो किस तरह से लिखना है। आप राइटर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपने कुछ करना है, ऑन बिहाफ करना है, आप दूसरों को फॉलो करें, आप दूसरों के स्टाइल को देखें, लेकिन आपने वही सेम कॉपी नहीं करना, आपने जो लिखना है ऑन स्टाइल, ऑन लैंग्वेज, आपने अपने माइंडसेट के मुताबिक अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ठीक है। तो उसी से ये लगेगा इट विल बी यूनिक आर्टिकल। अगर आप किसी की चीज को, किसी के डाटा को कॉपी करेंगे, वो कॉपीराइट नजर आएगा, जैसे लगेगा कि फॉर्मल चीज है। लेकिन अगर हम उसे अपने स्टाइल के अंदर लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज पे लिखेंगे, तो वो लगेगा जैसे कि यूनिक आर्टिकल है, ठीक है। वैल्यूएबल आर्टिकल क्या कैसे हो सकते हैं, पीछे हमने देखा कि जर्नल्स के अंदर वैल्यूज क्या कैसे आती है, ठीक है। वैल्यूएबल कैसे होते हैं, जब हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं वो यूजफुल होता है, क्लियर होता है, ठीक है। उसमें उसकी क्वालिटी होनी है, जो आपने कॉन्टेक्ट लिखना है, जो आपने वो आपने इजी लिखना है ना, इजी वे में लिखना है, ठीक। आपने इस तरह क्लियर लिखना है, ठीक है, हाई क्वालिटी लिखना है कि वो जेन्युइन लगे, उसका वैल्यू हो, आपको फील हो कि इसकी वैल्यू है, इस चीज की वैल्यू, जो हमने रिसर्च की है उस चीज की वैल्यू है, ठीक है। इंगेज डाटा को लिखना कैसे है, इंगेज कैसे करना आर्टिकल को। दो लोगों की आपने मकालमे पढ़े होंगे उर्दू के अंदर, ठीक है, उसमें कन्वर्सेशन लिखी हुई जाती है, एक क्वेश्चन करता है, एक आंसर करता है, क्वेश्चन करता है, आंसर करता है, ठीक है। इसी में भी ऐसे है, ठीक है, इसमें भी ऐसे है कि एक आर्टिकल आपने लिखना है, उसको आपने एक तरतीब, जो आपने रिसर्च की थी, उसको बेतुका नहीं लिख देना कि रिजल्ट हमने ऊपर लिख दिए, इंट्रोडक्शन एंड पे लिख दिया, अब्स्ट्रैक्ट हमने मिड में लिख दिया, ठीक है, जो जहाँ पे चीजें ऐड दिल की ऐड कर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने एक कन्वर्सेशनल काम करना है, कन्वर्सेशनल टोन देनी है, वॉइस देनी है कि आप जो काम कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से काम किया, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जो मुकालमा है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आर्टिकल्स को लिखने का तरीका भी यही है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपने उन चीजों को, उन रूल्स को फॉलो करना है जो साइंस दे रही है, ठीक है। जो एक साइंस ने रूल्स दिया है, उस चीज को आपने फॉलो करते हुए आपने अपने डाटा को इंगेज करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप आते हैं, प्रमोशन कैसे हो सकती है। हमने आर्टिकल लिखा, उसकी प्रमोशन कैसे होगी, ठीक है। वो जर्नल्स के थ्रू आपने अपना आर्टिकल जर्नल के अंदर पब्लिश करवाना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी आप इसकी प्रमोशन कर सकते हैं। आर्टिकल पब्लिश तो नहीं होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन उसकी प्रमोशन होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे वे हैं जिसके जरिए आप अपने आर्टिकल की प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, टिप्स फॉर राइटिंग ऑफ गुड आर्टिकल्स। मतलब ये टिप्स क्या है,
ठीक है, हमने तरीका देख लिया, गाइडलाइन ले ली, ठीक है, हमने सारी चीजों को फॉलो कर लिया, हमने पूरी सारी चीजें ली, लेकिन हमें अभी ये समझ नहीं आ रही कि हमने लिखना कैसे है। ठीक है, हमने जब लिखा मर्जी से लिख दिया, हमारा फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। हमने जब आर्टिकल लिखना होता है तो स्टे फोकस, आपने जो लाइन लिखनी है आपको उतना उसमें इतना फोकस होना चाहिए, आपको पता हो कि आप ये लाइन लिख रहे हैं, आप ये वर्ड लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस मतलब से लिख रहे हैं, किस वे में लिख रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए। विदाउट फोकस आपका आर्टिकल अनवैल्यूएबल होगा। ठीक है, लिख लेंगे, आपकी मेहनत होगी, मेहनत जाया जाएगी, जब वैल्यू ही नहीं होगी इस चीज को, उसकी वैल्यूएबल तभी होगा जब आपका फोकस होगा, आप लिख रहे हैं, आपको पता होगा मैं जो चीज लिख रहा हूँ वो क्या चीज है, इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव। आपको स्टूडेंट्स को खुद ही फील हो जाता है कि मैं एक पेपर दे के आया हूँ, एग्जाम दे के आया हूँ, एग्जाम दे के आया हूँ, स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने क्या लिखा है, मेरे मार्क्स क्या आने, मेरे रिजल्ट क्या आना, उस चीज को उसको इंसान को पता होता है, क्योंकि उसका उसी चीज पे फोकस जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मैं जो चीज लिखनी है वो क्या लिखनी है, वो लिख के तो आ जाता है लेकिन वो क्वेश्चन गलत लिख के आए। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोकस नहीं करेंगे, आर्टिकल लिखते हुए फोकस नहीं करेंगे तो हमारा आर्टिकल जो होगा अनवैल्यूएबल होगा। ठीक है, लिखा तो जाएगा लेकिन मेहनत हमारी, रिसर्च सारी हमारी वेस्ट जाएगी। इसलिए इसको लिखने से पहले हमने तरीका देखना है कि जो हमने आर्टिकल्स देखे, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रीड करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा राइटिंग के अंदर, राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, आपको पता चलेगा कि मैंने फलां आर्टिकल पढ़ा था, फलां आर्टिकल के अंदर उस ऑथर्स ने ये तरीका लिखा था, उसने ये वर्डिंग्स यूज की थी, मैं वो वर्डिंग यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तरीका आपको समझ आएगा, लेकिन आपने उसको लिखना कैसे है, अपनी ऑन वर्डिंग के अंदर लिखना है, अपने मुताबिक लिखना है, अपने स्टाइल के अंदर लिखना है। कोई भी आर्टिकल लिखते वक्त ये कभी मत बोलना कि कोई पैराग्राफ बनाना है। आर्टिकल्स के अंदर पैराग्राफ की नीड होती है, जरूरत होती है। आपने पैराग्राफ एक ही पैरा में अपना सारा डाटा नहीं लिखना है, लेकिन इसमें पैराग्राफ की जरूरत होती है, इसमें बुलेट की जरूरत होती है, नंबरिंग की जरूरत होती है, जो साइड पे नंबरिंग दी जाती है वो नंबरिंग देना जरूरी होती है। ठीक है, नंबरिंग सिर्फ वहीं पे देनी है जहाँ पे जो कंटेंट है, जो लाइन है, जो टॉपिक है, जो चीज है वो डिफरेंट है, चीज है। ठीक है, जो आप चीज लिख रहे हो वहां पे आपने नंबरिंग देनी है। सब हेडिंग्स जो आपने डाटा लिखा है उसको एक पैरा में नहीं लिखना, उसको डिफरेंट पैरास के अंदर डिवाइड करना है, जिसकी आपने सब हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, सब है। अब टेक्स्ट के अंदर कभी भी हेडिंग नहीं लिखनी, कभी भी आपने उसके अंदर जो एब्रीवेशन लिखनी, बाकी आपने सारे डाटा के अंदर हेडिंग्स देनी है। ठीक है, उसको नंबरिंग देनी है, आपने क्या चीज लिखनी है, कैसे लिखनी है, सारी एक अरेंजमेंट आ जानी है, अरेंजमेंट आ जानी है, तो आपका आर्टिकल जो है इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मुश्किल चीजें कभी भी आपने नहीं लिखनी। ठीक है, इजी चीजें लिखनी है, आसान चीजें लिखनी है, ताकि जो ऑडियंस है, जो पढ़ने वाला है उसको मजा आए, उसको पढ़ने में मजा आए। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हम कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हम उसको बंद कर देते हैं। हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, हमें मूवी समझ नहीं आ रही, हम बंद कर देते हैं। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हम बंद कर देंगे, मुश्किल चीज लग रही होती है, मुश्किल फील हो रही होती है। ठीक है, आपने वो चीज लिखनी है, वो सिंप्लिसिटी से लिखना है कि जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को पढ़ने के अंदर मजा है, जो लोगों को चीज समझने के अंदर आसानी हो, कि उनको पता चले कि वो क्या चीज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या वो सीख रहे हैं। ठीक है, ये लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स के अंदर उसकी भी टाइप्स हैं, फील्ड्स हैं, फील्ड के लिहाज से जर्नल्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं। अगर क्लिनिक मेडिकली देखें तो मेडिकली में सिर्फ वही आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, मेडिकली जर्नल्स के अंदर सिर्फ वही पब्लिश होंगे जिनका क्लिनिकल ट्रायल जो होता है एज पॉसिबल ओनली इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जिनका क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो मेडिसिन की फील्ड के अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ वही मेडिकल फील्ड्स के जर्नल्स के अंदर पब्लिश किए जाएंगे। हर जर्नल ने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, रूल्स लिखे होते हैं, उसके अंदर उसने अपनी फील्ड लिखी होती है। इस फील्ड के अंदर जितने भी चीजें आती है, जितने टॉपिक आते हैं, उस चीज को हम पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है सोशल साइंसेस। सोशल, ये कभी सोशल साइंस की फील्ड में हमने सोशल साइंसेस के ही जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स हमने पब्लिश करवाने। ये चीज हमेशा माइंड में रखना
कि कोई भी मेडिकल फील्ड वाला सोशल साइंस का पेपर पब्लिश नहीं करता और ना ही कोई सोशल साइंसेस का जो जर्नल है वो मेडिकल फील्ड का पेपर जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, वो दोनों का अपना फैक्टर होता है, अपनी फील्ड होती है, वो अपनी फील्ड के मुताबिक ही जर्नल्स जो होते हैं वो जो आर्टिकल्स जो होते हैं उसको पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, ये चीज आपका आती है आसानी के लिए। ये आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो आपने जो चीजें पीछे पढ़ ली वो साइंटिफिक चीजें थी, वो साइंटिफिक राइटिंग थी। ठीक है, जो आपने रिसर्च के मुताबिक लिखनी थी, आपने अपना एक पेपर लिखना था। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप अर्न कर सकते हैं। आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं तो आप उनके जरिए आप अर्न भी कर सकते हैं। जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आपने रिसर्च किया, आपने खुद का आर्टिकल लिखा, उसके बारे में आपने रिसर्च की। ठीक है, आपने नई चीज डेवलप की, आपने एक नई चीज मैन्युफैक्चर की। क्यों की? क्योंकि वो आपकी सोच थी, आपका माइंड था, आपका आइडिया था, वो आपकी थिंक थी, वो आपने अपनी मर्जी से लिखी, अपनी मर्जी के मुताबिक लिखी। ठीक है, अब ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा देते हैं। ठीक है, आपकी स्किल्स का पैसा देते हैं। वो स्किल्स मतलब जो आपने राइटिंग स्किल्स आपके पास है, तो आप यहाँ से क्या कि एक आपको क्लाइंट होगा, वो आपको अपना टॉपिक देगा, अपना आइडिया देगा, अपनी चीज देगा। ठीक है, वो कोई भी कोर्स का स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी होता है, वो अपनी अपनी चीज देगा, अपना डाटा देगा। ठीक है, तो भाई ये मेरा डाटा है, आप इसको लिख दो, मैं इस पे आपको पैसे दूंगा। ठीक है, वो आपने किसी के लिए चीज लिख रहे हैं, किसी के लिए चीज लिख रहे हैं, किसी उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ अर्निंग होगी, बाकी भाई कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, अर्निंग के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स का ये मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको पता हो कि हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। फाइवर के, अपवर्क, आई राइटर, हाई राइटर, इलांस, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्निंग देते हैं, आपको पैसा देते हैं। ठीक है, आपकी स्किल्स का पैसा देते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी बैठ के, घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होना है। ठीक है, जितना आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, जितना अपने आप के गोल्स बनाएंगे, अपने गोल्स के मुताबिक चलेंगे, तो आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। विदाउट इसके आप कभी भी अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। अपने आप को ग्रूम करना है तो अपने छोटे छोटे गोल्स बनाना सीखिए, अपने टारगेट बनाना सीखिए, अपने टारगेट को लेके चले। आपने जितने छोटे गोल्स होंगे, जितने छोटे टारगेट्स होंगे, आप उनको जो जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, उसके मुताबिक आप चल सकेंगे। ठीक है, अभी बाइंडिंग की तरफ जाते हैं कि ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, जिसके बारे में आपको गाइड करना जरूरी था। अब हम एक छोटी सी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करेंगे कि ये जो ऑनलाइन बायोकेमिस्ट स्कॉलर्स अकेडमी है, उसने ये अरेंज करवाया था। ठीक है, उसने अरेंज करवाया था, वो अभी एक इंटर्नशिप करवा रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर दो फील्ड्स को उन्होंने रखा है, एच&डी ह्यूमन न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। ये दो फील्ड्स हैं, इसके सर्टिफाइड कोर्सेज को वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है वर्किंग इंटर्नशिप नहीं है, कोर्सेज इंटर्नशिप है, जिसके अंदर आपको सिर्फ कोर्स लर्न करवाए जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो टीचर्स की वो तैयारी नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं देगी टीचर्स को कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट रीडिंग सिस्टम चल रहा है। इसमें हमने आप ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा। इसमें कंसेप्चुअली आपको लो प्राइस पे, लो अवेलेबल प्राइस पे, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को ये कोर्सेज लर्न करवाए जाएंगे। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट जो है आई थिंक 1 मंथ है। ठीक है, ये कोर्सेज आपको 1 मंथ के अंदर ही सारे कोर्सेज लर्न करवाए जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको इतना गाइड नहीं किया जाता, इतनी चीजें नहीं बताई जाती। इंशाल्लाह ताला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप नॉलेज कम टाइम के अंदर नॉलेज जो है वो अर्न कर सकेंगे, नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई बंदा इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।
यहाँ पे क्या चैट बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों के, जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, या वो चैट बॉक्स के अंदर एसएमएस कर दें, या वो हैंड रेज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज, इसका आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो आपकी अटेंडेंस आप लोगों की मार्क्स नहीं हुई, ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, इसमें फीडबैक आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके ईमेल के थ्रू, या जो ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप के अंदर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, फीडबैक का लिंक होगा, ठीक है। उसके जरिए ही आपको जो है वो आपकी मार्क्स जो होंगे, आपके अटेंडेंस मार्क की जाएगी, ठीक है। अगर जो पर्सन उस फीडबैक का रिप्लाई नहीं करेगा उसको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपकी ईमेल्स एक्टिव रखें, ठीक है, और ग्रुप में एक्टिव रहें। आपको फीडबैक का एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके जरिए ही आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और आपको ई सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, ठीक है। काइंडली ये चीज आप लोग ना भूलना, अदरवाइज आप लोगों को ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हमारी फ्यूचर फील्ड्स क्या होगी। मैंने पीछे डिस्कस किया है कि फ्यूचर फील्ड आपकी मैंने बताई थी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, बायोकेमिकल फील्ड के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट फील्ड के अंदर, न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर, फूड कंपनीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, आप यहाँ पे आपको जॉब एम्प्लॉय रखते हैं, ठीक है, इनमें आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और क्वेश्चंस सर हॉस्पिटल के अंदर कौन सी जॉब होगी, मतलब किस टाइप की जॉब? हॉस्पिटल्स में लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, लैब्स वगैरह होती हैं, तो उस लैब के अंदर क्लिनिकली बायोकेमिस्ट्री जो होती है, मतलब आपके क्लिनिकली वर्क जो होता है वो टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, आप क्लिनिकली लैब्स के अंदर वर्क कर सकती हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? अपना माइक एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स एफएससी के बाद जब बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट रखते हैं, हमें नहीं इतना पता होता कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा क्या नहीं, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का नेम सुन के ही रख लेते हैं कि इजी होगा। तो ये तो टोटली डिफरेंट है। तो क्या बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो फील्ड है, वो आप ये ना समझिए ये इजी है, ये कोई इजी नहीं है। अगर आपके इसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो आप बायोकेमिस्ट्री को आगे नहीं लेके चल सके। ये केमिस्ट्री की फील्ड नहीं है, मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन, लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन है। एफएससी के स्टूडेंट्स को यही नॉलेज दिया जाता है कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बायो और केमिस्ट्री का। ये बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक बायो की फील्ड है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये एक बायो की फील्ड है, बायो की ब्रांच है, उसमें आपका सारा का सारा वर्क जो काम होगा इसकी फील्ड में होगा, ठीक है। और जो आप लोगों को ये नहीं बताया जाता आपने किस तरह से टॉपिक जो है वो चूज करना है, मतलब अपनी फील्ड चूज करनी है, ठीक है। आपने जो एफएससी के लेवल के बाद आपने अप्लाई करना होता है तो आपने रिसर्च करें, आपके पास नेट अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास नेट अवेलेबल है, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें, आप नेट से आपने जो जो फील्ड्स हैं, ठीक है, अहमद मोहम्मद अहमद जस्ट 1 मिनट, जो आपकी फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज के बारे में सर्च करें। आप जितनी सर्च करेंगे आपको उतना नॉलेज मिलेगा, ठीक है। टोटली डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जो बताया जाता है, जो लोगों के थ्रू बताया जाता है, वो उस चीज को फॉलो ना करें, उस चीज को माइंड में रखें। और आपके पास नेट अवेलेबल है, आजकल हर पर्सन के पास अवेलेबल है, एफएससी के बाद आप सर्च करें, ठीक है, अपनी फील्ड चूज करनी है, आपका इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आप सर्च करें, आप देखिए इसकी फील्ड का बेनिफिट क्या है, इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका हमारे फ्यूचर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट होगी, ये चीजें आपको रिसर्च करने की जरूरत होती है। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट और बायोकेमिस्ट और एक केमिस्ट है,
तो वो किस लेवल पे जॉब करेंगे? सबसे पहले किसको हम प्रेफर करेंगे जॉब के लिए? देखें कि अगर फार्मास्यूटिकल की कंपनी है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर मेडिसिन को डेवलप किया जाता है, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उसके वो मेडिसिन के केमिकल उसको जो डेवलप करने से पहले उसके केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। उसको चीज को जो सबसे पहला रोल है वो एक केमिस्ट का है, फार्मासिस्ट का, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या चीज है, उसके बाद उसका लेवल है, उसके बाद केमिस्ट है। इन चीज दो तीनों चीजों की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर रहती है। इन दो तीनों फील्ड्स के बगैर जो कोई भी मेडिसिन जो है वो डेवलप नहीं होती। कोई भी मेडिसिन डेवलप करनी है वो फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट और केमिस्ट की अवेलेबिलिटी में ही होगी। इन तीनों की रिसर्च के मुताबिक कोई चीज, कोई मेडिसिन जो है वो डेवलप की जाती है, विदाउट हिम नहीं की जाती। ये तो सर another इसमें तो सर पहले सर अगर कोई भी हमें मेडिसिन या हमें मतलब डेवलप करनी है तो हमें प्री क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल स्टडी करनी पड़ेगी। तो जी, वहां पे सर जो बेसिकली वहां पे हमारे पास फार्मासिस्ट ये काम करेंगे या उनके साथ बायोकेमिस्ट ये मिलके साथ काम करेंगे? तो सारे मिलके काम करेंगे। तो सर उस वक्त बायोकेमिस्ट जो होगा, जो हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन होगा, क्या उसके पास लाइसेंस होना चाहिए? इस और चीज सर का मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि और जो मतलब क्वालिफाइड पर्सन है बायोकेमिस्ट, केमिस्ट और फार्मेसी, तो इन तीनों में से इन इन टीम को सुपरवाइज कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा, बायोकेमिस्ट करेगा या ऑर्गेनिक का टीचर करेगा? आवाज आपकी कट रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ड्रग हम डेवलप कर रहे हैं तो बेसिकली फार्मासिस्ट, ड्रग डेवलप के क्योंकि फार्मासिस्ट का जो बेसिकली रोल है, फार्मासिस्ट की जो फील्ड है वो क्या चीज फील्ड है, इसी में बेसिक फील्ड है, ठीक है। उसकी अब जो फील्ड है, मेन फील्ड फार्मासिस्ट की है, ठीक है। केमिस्ट का काम है उस चीज को काम करना, ठीक है, उसके ट्रायल्स करना, ठीक है। केमिस्ट उसके ट्रायल्स करता है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री भी ट्राई कर रहे, जो टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है किसी भी चीज को, किसी भी ड्रग और डिजीज को जब अंडरस्टैंड किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। बायोकेमिस्ट क्या करता है कि जो डिजीज होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, जो एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब कोई भी बीमारी होती है, तो उस चीज को डिटेक्ट करता है, टेस्ट करता है, तो वो डिटेक्शन होती है। बायोकेमिस्ट का काम है उस बीमारी को डिटेक्ट करना है कि बीमारी है क्या चीज, ठीक है। ये हर एक का अपने अपने, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनमें एक एक रोल होता है सबका, ठीक है। उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपका ये टारगेट है, आपने ये काम करना है। बायोकेमिस्ट ने क्या काम करना है, बायोकेमिस्ट ने डिटेक्ट करना है, टेस्ट करने हैं, ठीक है, कि बीमारी एक्चुअली है क्या, डिजीज एक्चुअली है क्या। केमिस्ट का काम है कि उसने उस बीमारी को खत्म करने के लिए जो चीज जो बनानी है, जो ड्रग बनानी है, ठीक है। सुपरविजन किसकी होनी, किसके अंडर होनी, ये फार्मासिस्ट के अंदर ही हो रही होनी, ठीक है। केमिस्ट का काम है, केमिस्ट ने क्या करना है, वो ट्रायल करना है, ऑर्गेनिक बेस पे, इनऑर्गेनिक बेस पे उसने ट्रायल करने हैं, ठीक है। उसने केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं कि अब ये उस डिजीज के लिए इफेक्टिव है, नुकसानदायक या फायदेमंद चीज है। अनदर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये क्वेश्चन पूछना था कि बीएस के फौरन बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री में बीएस के फौरन बाद हम लोग लैब में जॉब कर सकते हैं? समझ नहीं आई, दोबारा अपना रिपीट करें क्वेश्चन। सर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग बीएस अगर बायोकेमिस्ट्री में किया है तो हम लोग इसके फौरन बाद बीएस के बाद लैब में जॉब कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जिस भी लैब में जाएंगे, जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, वो पहले हमें ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम होते हैं फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को हमें इतना आइडिया नहीं होता, इतनी टेस्टिंग सिस्टम नहीं होती, हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क जो होता है वो एक लैब में होता है, ठीक है। हमें पहले ट्रेनिंग देंगी, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद हम जो है वो वर्क करेंगे। हम बाय बीएस के बाद जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएस में आपकी ग्रेजुएशन हो जानी है, ठीक है। उसके बाद आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएं, वहां पे आप अपनी जॉब्स फाइंड करें, आप अप्लाई करें। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अनदर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना ये था कि आपने लास्ट स्लाइड में हमें एच&डीज के और इंटर्नशिप्स के बारे में बोला है, तो क्या आप हमें इस चीज़ का बेनिफिट बता सकते हैं कि अगर हम बायोकेमिस्ट हैं तो हमें वो कोर्सेज करके क्या और बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे
लिए वो और कितने फायदेमंद होंगे या कितने ज़रूरी होंगे वो? देखें कि ये सारी फील्ड्स, मेडिकली फील्ड जो है ना, वो आपस में किसी ना किसी तरह से लिंक्ड कर रही होती है, ठीक है। देखें कि हम डाइट का क्या रखते हैं, HND के अंदर डाइटिशियन आती है, डाइट आती है, ठीक है, उसमें हमारी विटामिन्स आती हैं, ठीक है। हम डाइट का क्या रखते हैं, तो डाइट के अंदर जो चीजें हम ले रहे हैं उसकी हमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है, हमारी बॉडी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है या किसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें हमें इसी से रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। ये दोनों फील्ड आपस में लिंक आती है, लेकिन हर फील्ड एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। इसका हमें बेनिफिट होगा क्योंकि इसके अंदर जो आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं, इसके अंदर वो डिजीजेज है, ठीक है, डिजीजेज को वो पढ़ाया जाएगा, जैसे एनीमिया है, ब्लड की कमी है, ठीक है, वो विटामिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। ये सारी लिंक आ रही हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, HND की आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, इसके कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, इसका बेनिफिट आपको ये होगा, आपको एक तो नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि जो डिजीजेज हैं, जो हमने डिजीज हो रही हैं, ठीक है, एक तो डाइटिशियन का काम, डाइट का काम आजकल बहुत है, ठीक है, इसमें डायबिटीज भी बहुत है लोगों के अंदर, ठीक है। ये सारी डिजीजेज उसके अंदर आपको कवर करवाई जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। और सर ये कि हम लोगों को अपने लास्ट सेमेस्टर में किस में जाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और ये भी कि अगर हम लोग अपनी स्टडी के साथ साथ कोई एक्सपीरियंस चाहते हैं, लाइक इन लैब्स और हॉस्पिटल्स, हमें साथ में कोई कंटिन्यू करना चाहिए ऐसा कुछ? बिल्कुल करना क्या चाहिए। हमें वो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देंगे हॉस्पिटल्स वाले या लैब्स वाले? बिल्कुल देंगे। आप जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है लैब्स के अंदर। सर जॉब्स एफएससी की नहीं, एफएससी अगर हम लेवल के कहें कि बाद, हमें एफएससी एक्सपीरियंस की लेवल के, बात करें, जी जी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ चाहते हैं कि हम एक चीज़ से गो थ्रू हों, कि मतलब हम ये प्रैक्टिकली भी साथ साथ करें, जी जी जैसे क्लिनिकल का हो गया, तो जी क्या जी हमें इस चीज़ के लिए ड्यूरिंग स्टडीज हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे बिल्कुल हॉस्पिटल्स वाले, अगर हम ये ज्वाइन बिल्कुल करना चाहें या बिल्कुल कोई करेंगे। लैब वगैरह हो तो? देखें जो मेन इफेक्टिव फील्ड है, जो टाइम है, आप एफएससी लेवल के बाद लैब्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एफएससी लेवल के आप बीएस बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकली काम है आपका, लेबोरेटरी के अंदर काम करना है आपको, ड्यूरिंग स्टडी आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि उनका काम है, उनको पता है कि ये कौन सी फील्ड में है, ठीक है, वो आप लोगों को रखेंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस चीज को लें, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस ना करें। आपको ड्यूरिंग स्टडी अगर आपको काम मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, जॉब मिल रही है, तो आप उसको फॉलो करें, आप उसको जॉब को हाथ से ना जाने दें। तो क्या हम कोई फार्मेसी भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, ये जॉब मिलने पे है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी फील्ड्स के अंदर। आप मौजूदा टाइम में आप ड्यूरिंग स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। लैब्स वगैरह जो आपके एरिया, यूनिवर्सिटीज, जिस भी आप सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस सिटी के अंदर जितनी भी लैब्स हैं, ठीक है, आज के देखो सबसे बड़ी लैब है चुगताई लैब है, ठीक है, शौकत खानम की है, ठीक है, ये हर शहर के अंदर चुगताई की है। आप यहाँ पे अप्लाई करें, जो भी छोटी मोटी लैब्स हैं वहाँ पे अप्लाई करें, आप वहाँ पे वर्क करें, आप एक्सपीरियंस लें। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही जल्दी आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलने के चांसेस होंगे। अगर आपको ड्यूरिंग स्टडी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। पर सर जॉब्स तो इतनी इजीली मिलती ही नहीं है, जहाँ पर भी जॉब बहुत कंपटीशन होता है, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि करंट स्टडी कर रहे हो उनके लिए तो और भी इशू। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपको ड्यूरिंग स्टडी छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आप उसको करें। जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपको कंपनीज का आपको जो है वो जॉब्स देने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। कंपनीज आप लोगों को जॉब्स देंगी। एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस जितना आपका यही बात है सर वही मैं आपको कह रही हूँ कि अब जिस तरह हमने ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं, लाइक इंटर्नशिप्स हैं, कोई जॉब्स हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई करें तो वो फ्रेश ग्रेजुएट को कंसिडर ही नहीं करते, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अब मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें हम वाकई अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकें, क्योंकि हर जगह इतना कॉम्पिटिशन होता है कि एक्सपीरियंस मांगा जाता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स को पूछा ही नहीं जाता। देखिए कि आपने जब ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, आप अप्लाई करती हैं अपर लेवल पे, ठीक है। ग्रेजुएशन की स्टडी
कि आपको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कम्पीट करने की और सारे बहुत लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास स्टडी ज्यादा होती है, जिनकी रिसर्च ज्यादा होती है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, आप ड्यूरिंग स्टडी में ये काम करेंगे, छोटे से छोटे लेवल्स जितने होते हैं, जो छोटे लेवल पे वहां से आप स्टार्टिंग करें, वहां से अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। आप डायरेक्ट अपर लेवल पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको फ्रेशर्स को जॉब मिलने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। जैसे ही आप छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा और उतना ही आपको चांस होगा। छोटे लेवल से मुराद, अब जिस तरह मैंने मास्टर्स कर लिया है, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, तो अब मतलब मेरे लिए सबसे बेनिफिट कौन सा वे है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है? मैं बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में है ना, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आपको फील्ड्स मैंने बताई हैं, सारी फील्ड्स के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आप उसमें अप्लाई करें। आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मास्टर पूरा कर लिया अपना, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इन फील्ड्स के अंदर, जो मैंने फील्ड्स लास्ट में आपको स्टार्ट में बताई थी, उन्हीं फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई करें, ठीक है। और साथ आपके एरियाज के अंदर जो लैब्स, आपने अगर क्लिनिकल साइड पे जाना है, लैब्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके पास लैब्स हैं, ठीक है, छोटे शहर के अंदर छोटी छोटी लैब्स हैं, ठीक है, वहां पे आप ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस हासिल करें, ठीक है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने आपको चांसेस मिलेंगे। जितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मैंने ऊपर बताई हैं उन हर जगह पे आप अप्लाई कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू, बट स्टिल बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बंदे को कंफ्यूज करते हैं। चलो कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? और ये जो स्टूडेंट्स है जिनका ये क्वेश्चन है कि जो एचएनडी के और बायोकेमिस्ट्री के जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है, मोर गाइडलाइंस लेनी है, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ठीक है। आपको ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्ट दोबारा से शेयर कर दी जाएगी, आप जो है नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ठीक है। ये पेड है, ठीक है, इसके कोर्सेज के फी चार्जेस हैं, ठीक है, और इस फी चार्जेस अफोर्डेबल हैं। आप 1 मंथ में इतने चार्जेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जितने मुश्किल, जितने बड़े टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, आपको ऑफर्ड किए गए हैं, ये यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए आपने ये सोचना है कि ये टॉपिक्स हैं क्या, ठीक है। ये टॉपिक्स हमें इस लेवल पे मिल रहे हैं, अफोर्डेबल फी में हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये नॉलेज लेना चाहिए। ये कभी ना सोचें कि ये पैसे हैं, ये पेड इंटर्नशिप है, ये फलाना चीज है। ये लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये पेड है तो आपके लिए बेनिफिट है। फ्री में इतना नॉलेज आपको यूनिवर्सिटीज वाले भी नहीं दे रहे होते। यूनिवर्सिटीज वाले भी आपसे इतनी फी लेते हैं कि आपकी सोच नहीं होती। तो अगर आप लोगों को करना है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को ग्रुप के अंदर ये पोस्ट शेयर कर दी जाएगी, तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये इंटर्नशिप्स जो हैं, ये जो कोर्सेज वगैरह, ये ऑन कैंपस होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे? वर्चुअली का मतलब होता है ऑनलाइन। ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं था शायद तब। ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन वो चीज नहीं है, देखिए मैंने ऊपर क्लियर की है कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, ठीक है, वो अपर लेवल के हैं, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो फिजिकली पढ़ा रहे थे, फिजिकली आपको वो नॉलेज दे सकते हैं, वो आप वर्चुअली हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है, अभी वो आपको वही सेम रूटीन के साथ पढ़ा रहे हैं। कुछ में स्टूडेंट्स को ऑडियो सेंड कर दी जाती है, कुछ को यूट्यूब को फॉलो करने का कह दिया जाता है। इस तरह के इश्यूज बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आप लोगों को कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्लाइड्स को कवर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्चुअली आपको इतना नॉलेज दिएगा कि आपको पता चलेगा कि हमने कुछ सीखना है, हमने कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये बीएस के स्टूडेंट्स के कोर्सेज भी हैं, ठीक है, एमफिल के लेवल के कोर्सेज भी हैं, ठीक है। इन दोनों के आपके लिए बेनिफिट है। आपको 1 मंथ के अंदर 2 चीजों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर आप ये मौका मिस करते हैं तो ये आपकी बैड लक होगी। और मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि फीडबैक का लिंक आपको आपके ईमेल्स पे, एक्टिव ईमेल्स पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, उन पे, और ग्रुप के अंदर या आपको सेपरेटली आपके मेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वो अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए आपको फीडबैक देना जरूरी है। जो पर्सन फीडबैक देगा, जस्ट
सर्टिफिकेट जो है उसी को प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरे पर्सन को कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन पे ईमेल दिए हुए हैं, जस्ट उसी ईमेल से 1 रिस्पॉन्स देना है। जिसके 2 रिस्पॉन्स आएंगे वो पता चल जाता है, तो काइंडली 1 रिस्पॉन्स देना है, और जो रिस्पॉन्स नहीं देगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशंस को एंड करते हैं।